राज, नेहा, समीर और पूजा ये चार दोस्त बचपन से साथ थे और रहस्यमयी व डरावनी जगहों को एक्सप्लोर करने का शौक रखते थे। उनके शहर के पास एक पुरानी, वीरान हवेली थी, जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। कहा जाता था कि कई साल पहले इस हवेली में एक निर्दोष लड़की को जिंदा जला दिया गया था और उसकी आत्मा आज भी यहाँ भटकती है। जो भी वहां गया, वो या तो लौटा नहीं या फिर लौटकर पागल हो गया। एक दिन राज के पास एक अजीब फोन कॉल आया। दूसरी तरफ एक महीन, डरावनी आवाज थी, अगर तुम्हें सच जानना है तो हवेली आओ, लेकिन एक बार सोच लो, क्योंकि वापसी का कोई भरोसा नहीं। राज को लगा कि कोई उन पर मजाक कर रहा है, लेकिन जब उसने दोस्तों को ये बताया तो सबने तय किया कि अब तो जाना ही है। हवेली की दहलीज पर रात के 11 बजे चारों अपनी कार से हवेली की ओर बढ़े। रास्ता घने जंगलों से होकर जाता था और चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। जब वे हवेली के पास पहुंचे तो दरवाजे के बाहर एक बूढ़ा बाबा मिला। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बाबा बोले, बच्चों, अभी भी वक्त है, लौट जाओ। मौत को खुद बुलाने का मतलब जानते हो? राज हंसते हुए बोला, बाबा, हम बस देखना चाहते हैं कि ये जगह सच में भूतिया है या बस एक अफवाह। बाबा ने गहरी सांस ली, अगर अंदर जाने का इरादा है तो कम से कम ये तावीज ले लो। चारों ने तावीज ले लिया, लेकिन इसे एक मजाक समझते हुए अपनी जेब में रख लिया और हवेली में घुस गए। हवेली के अंदर जैसे ही उन्होंने कदम रखा, दरवाजा जोर से बंद हो गया। पूजा डर गई, ये किसने बंद किया? राज बोला, अरे हवा होगी। हवेली के अंदर सब कुछ पुराना और टूटा फूटा था। फर्श पर जाले थे, दीवारों पर अजीब सी पेंटिंग्स थी, जिनमें लोग उन्हें घूरते हुए लग रहे थे। एक घड़ी थी जो बंद थी, लेकिन अचानक टिक टिक करने लगी। समीर ने जैसे ही उसे छूने की कोशिश की तो घड़ी अचानक 12 बजा दी। टन टन टन, और उसी पल एक औरत की दर्दनाक चीख गूंज उठी। रहस्य का पर्दाफाश। चारों डर गए, लेकिन आगे बढ़ते गए। एक बड़े हॉल में उन्हें एक पुरानी किताब मिली। किताब पर धूल जमी थी, लेकिन जब नेहा ने उसे खोला तो उसके पन्ने अपने आप पलटने लगे और एक पंक्ति उभरी, जिसने भी मुझे जलाया वो मरे, लेकिन मेरा बदला अधूरा है। तभी हवेली की खिड़कियां और दरवाजे जोर से हिलने लगे। नेहा चीखी, हमें यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन तभी एक जोरदार ठहाका गूंजा, अब बहुत देर हो चुकी है। आत्मा का साया। चारों ने जैसे ही मुड़कर देखा, एक सफेद साड़ी पहनी औरत हवा में तैर रही थी। उसके आधे चेहरे पर जलने के निशान थे और आंखों में खून उतर आया था। उसने अपने लंबे नाखूनों से इशारा किया और राज अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें सफेद हो गईं और वो कांपने लगा। नेहा और पूजा जोर से रोने लगी, लेकिन समीर ने अपनी जेब से बाबा का दिया हुआ तावीज निकाला और राज के माथे पर रख दिया। अचानक राज को छोड़कर आत्मा जोर से चीखने लगी और पीछे हट गई। तुम्हें इस दुनिया से मुक्त करने आए हैं, समीर बोला, हमें बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ था। आत्मा की आंखों से आंसू गिरने लगे। हवेली के अंदर अचानक एक दृश्य उभरा। हवेली का अतीत। बहुत साल पहले इस हवेली में एक निर्दोष लड़की सुधा रहती थी। एक दिन हवेली के मालिक ठाकुर रणवीर सिंह ने एक हत्या कर दी और सुधा ने उसे देख लिया। रणवीर ने अपने पाप छिपाने के लिए उसे जिंदा जला दिया, लेकिन मरते मरते सुधा ने श्राप दिया कि वो कभी शांति से नहीं रहेगा। उसी रात रणवीर भी जलकर मर गया और तब से ये हवेली शापित हो गई। अब तक कोई मुझे मुक्ति नहीं दिला सका, आत्मा रोती हुई बोली। आत्मा की मुक्ति। राज ने कांपते हाथों से बाबा का तावीज उठाया और आत्मा की तरफ बढ़ाया। अगर तुम निर्दोष थी तो अब इस श्राप से मुक्त हो जाओ। आत्मा जोर से चीखी। हवेली जोर जोर से हिलने लगी और फिर एक पल में सब शांत हो गया। आत्मा मुस्कुराई, उसकी आंखों में सुकून था, और फिर वो एक रोशनी में बदलकर गायब हो गई। हवेली अचानक चमक उठी और धीरे धीरे वो जमीन में समा गई। वापस लौटकर, लेकिन क्या सब खत्म हुआ? चारों दोस्त अपनी कार में बैठे और बिना कुछ बोले शहर की ओर निकल पड़े। जब वे अपने अपने घर पहुंचे तो सबको अजीब से सपने आने लगे। उन सपनों में सुधा खड़ी होती, लेकिन अब डरावनी नहीं बल्कि मुस्कुराती हुई। लेकिन एक रात राज के फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, धन्यवाद, लेकिन हवेली की आत्माएं एक नहीं थीं। राज घबरा गया। उसने नंबर डायल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी उसके कमरे में रखे शीशे पर अचानक कुछ लिखा उभरने लगा।
अब अगला कौन होगा? राज का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने शीशे की तरफ गौर से देखा, लेकिन जैसे ही उसने पलटकर देखा, शब्द गायब हो चुके थे। शायद ये सिर्फ उसका भ्रम था, लेकिन वह बेचैन हो गया। उसने अपने दोस्तों को फोन किया, लेकिन किसी ने कॉल रिसीव नहीं किया। अगली सुबह जब चारों मिले, तो हर किसी के चेहरे पर थकान और डर था। पूजा ने धीमी आवाज में कहा, कल रात मुझे एक सपना आया। सुधा मेरे पास आई और बोली, खतरा अभी टला नहीं, हवेली की आत्माएं सिर्फ मैं नहीं थी, और अब वो जाग चुकी हैं। नेहा और समीर ने भी ऐसे ही सपनों की बात बताई। राज को महसूस हुआ कि मामला गंभीर हो सकता है। रहस्यमयी किताब। चारों ने फैसला किया कि वे इस रहस्य का हल निकालेंगे। उन्होंने इंटरनेट पर खोजबीन की, लेकिन हवेली के बारे में बहुत कम जानकारी थी। तभी राज को याद आया कि हवेली में उन्हें एक पुरानी किताब मिली थी, जिसमें सुधा की कहानी लिखी थी। उन्होंने तय किया कि वे फिर से उस किताब को देखने जाएंगे, ताकि कोई और सुराग मिल सके। वे दोबारा उसी जगह गए, जहां पहले हवेली थी, लेकिन वहां कुछ नहीं था, बस वीरान जमीन। ये कैसे हो सकता है? समीर हैरान था, लेकिन तभी मिट्टी में कुछ चमकता हुआ दिखा। राज ने उसे उठाया, ये वही किताब थी। लेकिन इस बार किताब पहले से ज्यादा पुरानी और जली हुई लग रही थी। जब उन्होंने उसे खोला, तो एक नया पन्ना जुड़ा हुआ था, जिस पर लिखा था, जो मुक्त हुआ वह निर्दोष था, लेकिन जिनकी चीखें अनसुनी रह गईं, उनका बदला अभी बाकी है। रहस्य और गहरा। ये पढ़ते ही एक तेज हवा का झोंका आया, और चारों के आसपास की घास हिलने लगी। अचानक उन्हें अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उन्होंने पलट कर देखा, एक आदमी खड़ा था। उसकी आंखें सफेद थी, शरीर काला पड़ चुका था, और उसके हाथों से खून टपक रहा था। तुमने उसे मुक्त कर दिया, लेकिन हमें नहीं, वह आदमी बड़बड़ाया। पूजा डर के मारे चिल्लाए, लेकिन समीर हिम्मत जुटाकर बोला, तुम कौन हो और हमसे क्या चाहते हो? उस आदमी की आंखों से खून की बूंदें टिपकी, और वह गहरी आवाज में बोला, हम वो लोग हैं जिन्हें इस हवेली में बेवजह मारा गया था। सुधा निर्दोष थी, इसलिए वो मुक्त हो गई, लेकिन हम बदला लिए बिना नहीं जा सकते। आत्माओं की छाया। चारों दोस्त कांपने लगे। अचानक हवा में कई परछाइयां दिखने लगी, कुछ औरतें, कुछ बच्चे, और कुछ पुरुष, जो कराह रहे थे, हमें मुक्त करो, हमें न्याय दिलाओ। एक महिला की आत्मा कराह उठी। राज ने धीरे से पूछा, कैसे? तभी किताब का एक और पन्ना अपने आप पलटा। उस पर लिखा था, जिसने हमें मारा, उसे दुनिया याद करे, सच सामने लाया जाए। समीर चौंका, मतलब हमें हवेली के असली राज को लोगों के सामने लाना होगा। सच का पर्दाफाश। चारों दोस्तों ने खोजबीन शुरू की। उन्होंने पुरानी सरकारी फाइलों में देखा कि हवेली के मालिक ठाकुर रणवीर सिंह पर कई गुमशुदा लोगों के केस दर्ज थे, लेकिन सबूतों के अभाव में कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। जब उन्होंने और गहराई से छानबीन की, तो पता चला कि रणवीर सिंह ने कई नौकरों और गांव वालों को मारकर हवेली के तहखाने में दफना दिया था। लेकिन वो तहखाना अब कहाँ था? राज को याद आया कि हवेली के नीचे एक पुराना तहखाना था, लेकिन वो बंद था। अगर हवेली गायब हो चुकी थी, तो तहखाना कहाँ गया? तहखाने की खोज। उन्होंने उस जमीन की खुदाई करवाए, और जो निकला, उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। एक पुराना तहखाना, जिसमें नरकंकाल भरे हुए थे। इस खबर ने पूरे शहर में हलचल मचा दी। पुलिस आई, तहकीकात हुई, और अखबारों में सुर्खियां बनी। ठाकुर रणवीर की हवेली का खौफनाक राज उजागर, सैकड़ों नरकंकाल बरामद। इस खबर के आते ही चारों दोस्तों को रात में एक सपना आया। सुधा और बाकी आत्माएं सफेद कपड़ों में खड़ी थी, उनके चेहरे पर शांति थी। सुधा मुस्कुराए और कहा, अब हम सब मुक्त हैं, धन्यवाद। और फिर सब धुंध में विलीन हो गए। लेकिन क्या यह अंत था? कुछ हफ्तों बाद सब कुछ सामान्य हो गया। लेकिन एक रात, राज जब सो रहा था, तो उसके कमरे में वही पुरानी किताब अपने आप पलटी। और उसमें एक नया संदेश लिखा था, हर कहानी का अंत नहीं होता, कुछ आत्माएं अब भी छुपी हैं, और वो अब तुम्हें देख रही हैं। राज का दिल जोर से धड़क उठा। उसने खिड़की की ओर देखा। वहां कोई खड़ा था, सफेद आंखें लिए, मुस्कुराते हुए। राज का पूरा शरीर डर से सुन्न पड़ गया। खिड़की के बाहर जो खड़ा था, वो इंसान नहीं था, उसकी सफेद आंखें चमक रही थी, और उसकी परछाई दीवार पर नहीं पड़ रही थी। राज ने कांपते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने दोबारा देखा, तो वहां कुछ नहीं था। उसने सोचा कि ये सिर्फ उसका भ्रम था।
लेकिन तभी टेबल पर रखी किताब अपने आप खुल गई और हवा में एक नया संदेश उभर आया। तुमने पुरानी आत्माओं को मुक्त कर दिया, लेकिन जिनका बदला अभी बाकी है, वो अब जाग चुके हैं। राज को लगा कि यह कोई नई मुसीबत थी। उसने तुरंत समीर, नेहा और पूजा को बुलाया। अजीब घटनाएं। अगले कुछ दिनों में अजीब घटनाएं होने लगी। नेहा के घर में शीशे पर खून से लिखा मिला, हमें न्याय चाहिए। समीर को रात में किसी के रोने की आवाजें सुनाई देने लगी। पूजा के कमरे की दीवार पर खुद ब खुद खरोंच के निशान बनने लगे। राज को हर जगह सफेद आंखें दिखाई देने लगी, जैसे कोई उसे घूर रहा हो। अब चारों समझ चुके थे कि मामला गंभीर है। नई आत्माओं की पहचान। चारों ने फिर से तहकीकात शुरू की। वे पुलिस स्टेशन गए और पुराने रिकॉर्ड खंगालने लगे। उन्हें पता चला कि हवेली से कुछ दूर एक पुराना कुआं था, जिसमें कई लाशें फेंकी गई थी। लेकिन वह कुआं अब मिट्टी से भर दिया गया था और कोई नहीं जानता था कि वहां कितने लोग मरे थे। उन लोगों की आत्माएं अब भी बदला चाहती थीं। कुएं का रहस्य। चारों दोस्तों ने गांव के बुजुर्गों से बात की। एक बूढ़ी औरत ने कांपती आवाज में बताया, वो कुआं ठाकुर रणवीर के पापों का गवाह है। उसने हवेली में जो लोग मारे, उनके शरीर कुएं में डलवा दिए। लेकिन कुछ आत्माएं इतनी क्रोधित थीं कि उन्होंने खुद को भी चैन नहीं लेने दिया। वो अब भी भटक रही हैं। राज ने कहा, हमें उस कुएं को फिर से खोदकर सच सामने लाना होगा। लेकिन बूढ़ी औरत ने चेतावनी दी, अगर तुमने कुएं को छेड़ा, तो वो आत्माएं तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगी। शापित कुएं की खुदाई। अगली सुबह चारों दोस्त पुलिस को साथ लेकर उस कुएं तक पहुंचे। जब खुदाई शुरू हुई, तो अचानक जमीन हिलने लगी। कुएं के अंदर से एक काली धुंध निकली और एक डरावनी आवाज गूंज उठी। तुमने हमारी नींद तोड़ी, अब तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। अचानक मिट्टी के ढेर से हड्डियां बाहर आने लगी और कुएं से काली परछाइयां निकलकर चारों की तरफ बढ़ने लगी। अंतिम लड़ाई। राज ने बाबा का दिया हुआ तावीज जमीन पर रखा और जोर से कहा, अगर तुम सच में इंसाफ चाहती हो, तो हमें बताओ कि हम क्या कर सकते हैं। एक परछाई आगे आई, उसकी आंखें लाल थीं और वह कांपती हुई आवाज में बोली, हमारे कातिलों के नाम सबके सामने लाओ, हमारा बदला लो। समीर बोला, लेकिन ठाकुर रणवीर तो मर चुका है। परछाई गुस्से से कांपी। वो अकेला नहीं था, उसके साथी अब भी जिंदा हैं। चारों को एक झटका लगा। इसका मतलब था कि रणवीर के पाप में और लोग भी शामिल थे, जो अब भी दुनिया में जिंदा घूम रहे थे। असली गुनहगार। चारों ने और खोजबीन की। कुछ पुराने सरकारी दस्तावेजों से पता चला कि ठाकुर रणवीर के कुछ साथी अब भी जिंदा थे, कुछ नेता, कुछ व्यापारी और कुछ पुलिस अधिकारी, जो उसके काले कारनामों में शामिल थे। अब चारों के सामने दो रास्ते थे, या तो चुप रहकर अपनी जिंदगी बचा लें, या फिर इन लोगों का सच सबके सामने लाकर उन आत्माओं को न्याय दिलाएं। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। सच का खुलासा। चारों दोस्तों ने मीडिया में जाकर इस राज को उजागर किया। उन्होंने सबूत इकट्ठा किए और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। धीरे धीरे लोग सच्चाई जानने लगे। पुलिस ने उन लोगों पर केस दर्ज किया और कुछ को गिरफ्तार भी कर लिया। फिर एक रात चारों को वही सपना आया। परछाइयां अब रोशनी में बदल रही थीं। सुधा और बाकी आत्माएं मुस्कुरा रही थीं। एक आत्मा ने कहा, अब हम शांति में हैं, तुमने हमारा बदला ले लिया, धन्यवाद। और फिर सब रोशनी में बदलकर आसमान में समा गईं। लेकिन क्या ये सच में अंत था? अब सब कुछ ठीक लग रहा था। राज, नेहा, समीर और पूजा को लग रहा था कि अब उनकी जिंदगी सामान्य हो जाएगी। लेकिन एक दिन राज को फिर से एक मैसेज आया, बदला सिर्फ उन्हीं का हुआ जिन्हें तुमने देखा, लेकिन कुछ और आत्माएं अब भी छुपी हैं, और अब उनकी बारी है। राज के हाथों से फोन गिर गया। उसने चारों तरफ देखा और खिड़की के शीशे में उसे फिर वही सफेद आंखें दिखी, मुस्कुराती हुई। राज का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने डरते हुए खिड़की के पास जाकर बाहर झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। क्या मैं फिर से वहम का शिकार हो रहा हूँ? उसने खुद से सवाल किया। लेकिन तभी उसकी मोबाइल स्क्रीन पर अचानक कुछ शब्द खुद ब खुद टाइप होने लगे। तुमने जिन आत्माओं को मुक्त किया, वो निर्दोष थी, लेकिन कुछ आत्माएं सिर्फ बदला नहीं चाहती, बल्कि कुछ और भी छुपा रही हैं। राज का शरीर ठंडा पड़ गया। उसने जल्दी से अपने दोस्तों को फोन किया और अगले दिन मिलने का प्लान बनाया। डरावनी रात। उस रात सो नहीं सका। उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं। कभी दरवाजे पर दस्तक, कभी किसी के चलने की आहट। अचानक
उसके कमरे की लाइट जल बुझने लगी। फिर उसकी टेबल पर रखी किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे। जब उन्होंने रुकना बंद किया, तो एक पेज पर खून जैसे लाल रंग में कुछ लिखा था। अब खेल शुरू हुआ है। राज चीख पड़ा और दौड़कर कमरे से बाहर निकला। आत्माओं की नई चाल। अगली सुबह जब चारों दोस्त मिले, तो सभी के चेहरे पर घबराहट थी। समीर बोला, राज, मेरे घर में भी कल रात कुछ अजीब हुआ। मेरी अलमारी पर खून से लिखा था, तुम भी नहीं बचोगे। नेहा ने कांपते हुए कहा, मेरे घर के शीशे में किसी ने नाखून से लिखा, हमारे साथ खेलो, वरना तुम्हारे साथ खेला जाएगा। पूजा की आंखों में दर्द था। उसने कहा, तो क्या वे आत्माएं हमें मारना चाहती हैं? राज ने गहरी सांस ली और कहा, शायद नहीं, लेकिन वो हमें कुछ बताना चाहती हैं। सवाल ये है कि क्या? अनजान सुराग। चारों ने फैसला किया कि वे फिर से पुरानी जगहों पर जाएंगे। सबसे पहला पड़ाव था हवेली की जमीन। जब वे वहां पहुंचे, तो मिट्टी पर अजीब निशान बने हुए थे, जैसे कोई वहां खड़ा था। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी कि उन निशानों के बीच में एक पुराना, जला हुआ खिलौना पड़ा था, एक गुड़िया। नेहा ने झुककर उसे उठाया, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, अचानक उसकी आंखें पलट गईं और उसने जोर से चीख मारी। राज और समीर ने तुरंत उसे पकड़ लिया। नेहा की आवाज अजीब हो गई थी, मानो कोई और बोल रहा हो। तुमने हवेली का राज खोला, पर यह गुड़िया किसी और कहानी का हिस्सा है। एक ऐसी कहानी जो अभी बाकी है। फिर नेहा बेहोश हो गई। गुड़िया का रहस्य। जब नेहा को होश आया, तो उसने कहा कि उसे एक सपना आया था। उसने बताया, मैंने देखा कि एक छोटी लड़की थी, उसे इसी हवेली के पास किसी ने मार दिया और उसकी आत्मा इस गुड़िया में कैद हो गई। समीर ने घबराकर पूछा, मतलब ये सिर्फ ठाकुर रणवीर की हवेली की बात नहीं थी? और भी हत्याएं हुई थीं। राज ने किताब के पिछले पन्नों को पलटना शुरू किया, और तभी उन्होंने एक पुराना, जला हुआ पृष्ठ देखा। उस पृष्ठ पर एक नाम लिखा था, चंद्रिका। पूजा ने कहा, शायद यही वो लड़की है। चंद्रिका कौन थी? अब चारों ने तहकीकात शुरू की और गांव के पुराने लोगों से पूछा। एक बहुत बूढ़ी औरत ने डरते डरते बताया, चंद्रिका इस गांव की एक मासूम बच्ची थी। ठाकुर रणवीर के एक नौकर ने उसे अगवा किया था और फिर हवेली के तहखाने में मार डाला था। लेकिन जब उसकी लाश मिली, तो उसके हाथ में ये गुड़िया थी। राज ने गुड़िया को ध्यान से देखा, और अचानक उसकी आंखें लाल हो गईं। गुड़िया अपने आप हवा में उठी और जोर से हंसने लगी। अब खेल शुरू हुआ है, मौत का खेल। अचानक चारों दोस्तों को ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें खींच रहा हो। पूजा जमीन पर गिर गई। नेहा की आंखें सफेद हो गईं। समीर कांपने लगा, और राज के कानों में एक आवाज गूंजने लगी, अगर तुमने चंद्रिका की आत्मा को मुक्त नहीं किया, तो तुम्हारी आत्माएं भी इसी हवेली में कैद हो जाएंगी। अब उन्हें समझ आ गया था कि मामला कितना गंभीर था। चंद्रिका की मुक्ति। उन्होंने फैसला किया कि वे चंद्रिका की हत्या वाली जगह पर जाकर उसका अंतिम संस्कार करेंगे। वे हवेली की जगह पहुंचे और वहां उस गुड़िया को जलाने लगे। लेकिन तभी तेज हवा चलने लगी, और जमीन से काली परछाइयां निकलने लगी। एक तेज चीख सुनाई दी, नहीं, तुम मुझे मुक्ति नहीं दे सकते। गुड़िया हवा में उठी और आग अपने आप बुझ गई। अब चारों समझ चुके थे कि चंद्रिका की आत्मा बहुत ताकतवर हो चुकी थी। अंतिम मुकाबला। राज ने किताब से कुछ पुराने मंत्र पढ़ने शुरू किए, जो आत्माओं को शांत करने के लिए थे। परछाइयां जोर से चिल्लाने लगी। नेहा ने हिम्मत करके चंद्रिका की आत्मा से कहा, अगर तुम निर्दोष थी, तो हमें बताओ कि हम तुम्हारी कैसे मदद कर सकते हैं। चंद्रिका की आत्मा रोने लगी और बोली, मेरी आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी, जब तक मेरा असली कातिल पकड़ा नहीं जाता। राज ने पूछा, क्या रणवीर ने तुम्हें मारा? चंद्रिका की आत्मा ने गुस्से में कहा, नहीं, वो तो सिर्फ एक मुखौटा था। असली कातिल अब भी जिंदा है। अगला लक्ष्य। अब चारों को समझ आ गया था कि जिस इंसान ने चंद्रिका को मारा, वो अब भी कहीं जिंदा था। पर कौन था वो? चंद्रिका की आत्मा ने एक नाम फुसफुसाया, मालिक, अजय। राज के चेहरे का रंग उड़ गया। अजय, वही इंसान था, जो इस इलाके का सबसे अमीर आदमी था और खुद को समाजसेवी बताता था। अब चारों जानते थे कि उनकी असली जंग शुरू हो चुकी थी। अगला कदम। अजय को बेनकाब करना आसान नहीं था। वो ताकतवर था, उसके पास पैसा था, और उसके लोग किसी को भी गायब कर सकते थे। लेकिन अब ये सिर्फ एक खेल नहीं था, अब ये जिंदा और मुर्दा दोनों की लड़ाई थी। राज ने आखिरी बार गुड़िया की तरफ देखा,
अब उसकी आंखें काली पड़ चुकी थी, लेकिन एक हल्की मुस्कान थी, जैसे कह रही हो, अब देखो, ये खेल कहाँ तक जाता है। कहानी जारी रहेगी, क्या चारों दोस्त अजय को बेनकाब कर पाएंगे, या फिर कोई और भयानक रहस्य उनका इंतजार कर रहा है। जानने के लिए पढ़ें अगला भाग।